राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची पुर्तगाल के लिस्बन। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेला डी सूसा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। हरिद्वार जिले के इब्राहिमपुर गांव में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पुलिस दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दूसरे दिन का दौरा। एलओसी की चौकी पर जाएंगे। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का जायजा लेंगे। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीर शैद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। करावल नगर के स्कूलों में कथित तौर पर 10 रोहिंग्या छात्रों के दाखिले को लेकर अनिल झा ने केंद्र पर दिल्ली और देश को अस्थिर करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान अनिल झा ने कहा कि ये रोहिंग्या अवैध विदेशी है और इनका स्कूलों में दाखिला भारत के बच्चों का हक छीनने जैसा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर गरीब और बेघर भारतीयों को सुविधाएं नहीं मिल रही, दूसरी ओर रोहिंग्याओं को फ्लैट शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। अनिल झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि खुद मंत्री ने कहा कि रोहिंग्याओं को टेंट से निकालकर फ्लैट्स में बसाया जाएगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस नियम के तहत इन छात्रों को दाखिला दिया गया और क्यों। उन्होंने केंद्र की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब सभी सुरक्षा एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या दिल्ली और एनसीआर में कैसे पहुंच गए। बीजेपी संसद में कुछ कहती है, मंत्री कुछ और बोलते हैं और जमीन पर उसकी कार्यवाही बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने बीजेपी और दिल्ली सरकार दोनों को चुनौती देते हुए कहा अगर उनकी बात गलत है तो सामने आकर सच्चाई को साबित करें। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली के अंदर जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो प्रशासन की ओर से एक अभियान भी चलाया गया था। बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, उनकी पहचान लगातार की जा रही थी और बीजेपी उस वक्त आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं को लेकर लगातार निशाना साधती आ रही थी और बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा था कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को आप सरकार एडमिशन दे रही है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और आरोप अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने लगाया है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार ये देखने को मिल रहा था कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती नजर आती थी कि ये कहा जाता था कि दिल्ली के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके वोटिंग के आधार पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीतने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर उनको हटाने की प्रक्रिया भी अपनाई गई थी और खुद दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही थी। लगातार पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं जांच की जा रही थी कि कहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो रह रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही थी। उनके लिए यहाँ तक की गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि उनके बच्चों को स्कूलों के अंदर एडमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड जो है और वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, इनकी भी जांच होगी। और कई वेबसाइट की भी जानकारी मिली थी कि वेबसाइट के फर्जी वेबसाइट के माध्यम से इस तरीके के आधार कार्ड और या फिर कहे डॉक्यूमेंट जो है वो बनाए जा रहे थे। मगर उनको हटाने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे। मगर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका मिल चुका है कि
जिस तरीके से खुद अनिल झा की बात करें तो अनिल झा की तरफ से फिर कहा गया है कि केंद्र सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार जो केंद्र के अंदर भी है, अब दिल्ली के अंदर भी है, और दिल्ली के लिए जिस तरीके से नियम बनाए गए थे कि बांग्लादेशी और सराय रोहिल्ला को हटाया जाएगा, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, मगर अब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि करावल नगर के अंदर 10 बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन जो है वो दिया गया है। और इस तरीके की रणनीति या फिर कहे इस तरीके की जो दोहरी नीति है जो अपनाई जा रही है भाजपा के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ तो उनको हटाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ उनके बच्चों को एडमिशन देने की बात भी की जा रही है कि एडमिशन नहीं दिया जाएगा, मगर अब 10 बच्चों का जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है कि 10 बच्चों का एडमिशन जो है करावल नगर के स्कूल के अंदर किया गया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो आरोप है उनमें सच्चाई है और इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई में ही जिन 10 बच्चों का जिक्र किया जा रहा है क्या उनके द्वारा उनके पहचान हो पाई है कि वो बांग्लादेशी है या फिर नहीं है, या फिर कहे ये सीधे सीधे कहे क्या बाकी स्कूलों के अंदर भी इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या उनके बच्चों को भी एडमिशन दिया जा रहा है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी राजीव, इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया है या फिर रेखा गुप्ता सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बांग्लादेशी और सराय रोहिल्ला को हटाने के लिए जो अभियान चलाया गया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कि उनकी पहचान की जाएगी, और यहाँ तक कि पुलिस भी लगातार जांच कर रही थी कि वाकई में ही कहाँ कहाँ पर बांग्लादेशी और सराय रोहिल्ला जो है वो रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए या उनके डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। मगर अब जिस तरीके से अनिल झा यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक की बात करें तो उनकी तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा यहाँ पर भाजपा की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाजपा जो है वो दोहरी नीति अपना रही है, क्योंकि एक तरफ तो वोट बैंक को कम करने के लिए बांग्लादेशियों को उनकी पहचान की गई थी, उनको यहाँ से बाहर भेजने के लिए भी प्रक्रिया अपनाई गई थी, और दूसरी तरफ उनको बचाने के लिए भी और उनके बच्चों के एडमिशन के लिए भी कहीं ना कहीं एडमिशन किए जा रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दोहरी नीति के लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अब भाजपा के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। और दूसरा यहाँ पर आम आदमी भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से अभी तक इस मामले के अंदर कोई बड़ी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। जी राजू, देखिए बिल्कुल, और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हर एक चुनाव के अंदर होता है, हर एक राज्य के अंदर होता है, रोहिंग्याओं का मुद्दा भी होता है, लेकिन जब जो संसाधन होते हैं जो भारत के नागरिक को मिलने चाहिए, अगर वो संसाधनों पर इस तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता है तो गंभीर चिंता का विषय भी है। लेकिन इनकी घुसपैठ को भी रोकना होगा। लेकिन अगर इससे इतर बात करें, दिल्ली के अंदर जो अभियान प्रशासन की ओर से चलाया गया था लगातार बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की पहचान के लिए, रोहिंग्याओं की पहचान के लिए, अगर उस अभियान की बात तो अभी तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई है जिन्हें देश से निकाला गया है एक तरीके से, और कितने रोहिंग्याओं की पहचान अभी तक की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिल्लाओं को लेकर अभियान चलाया गया था दिल्ली के अंदर, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो लगातार छापेमारी की जा रही थी, लगातार पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं हर झुग्गी बस्तियों के अंदर जाकर चेकिंग की जा रही थी कि किसके पास आधार कार्ड और वो डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो नहीं है। और बांग्लादेशी और रोहिल्लाओं को हटाने के लिए लगातार उनके बुलडोजर भी चलाए गए थे जहां पर उनको हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, और दूसरा यहाँ पर उनको वापसी भेजने के लिए भी कहीं ना कहीं अभियान चलाए गए थे। मगर उस अभियान का असर जो है वो सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर उसके बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, वो स्लो गति से अब देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, एक तरफ तो स्कूलों के अंदर एडमिशन ना देने की बात की गई थी और दूसरी तरफ 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो फिर जब एक करावल नगर के अंदर 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है तो पूरी दिल्ली के अंदर कितने बच्चों का एडमिशन हुआ होगा, इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेशियों की बात करें, रोहिल्ला की बात करें, वो सिर्फ करावल नगर के अंदर नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर है। तो पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत अभी तक कानूनी कार्रवाई कितनी की गई है। और दूसरा यहाँ पर भाजपा जो बार बार पहले भी कहा करती थी कि बांग्लादेशी और सराय रोहिल्ला को लेकर ही कहीं ना कहीं उनका वोट जो है वो काटा जा रहा है, मगर यहाँ पर उस टाइम में भी वोटिंग के आधार पर कहीं ना कहीं या फिर कहे वोट काटने को लेकर राजनीति देखने को मिली थी, और वही चीज अब भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बांग्लादेशियों को हटाने की बात की जाती है, वहीं उनके बच्चों को एडमिशन भी देने की
कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अनिल झा की बात करें तो जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे हैं कि करावल नगर के अंदर खुद 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो फिर बाकी दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई होगी। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब भाजपा के ऊपर तीखे हमले जो है वो बोलती नजर आ रही है, मगर भाजपा जो है शायद इस मामले के अंदर अभी तक कुछ बोलना नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए राज्य विधानसभा चुनाव में जिस शोरगुल के साथ बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, अब वही गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है। अब सवाल ये भी बनता है, क्या बीजेपी सरकार उस तरह से अब काम कर रही है जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक दिल्ली पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया गया, प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया। और सवाल ये भी बनता है कि इतने सारे स्टेट्स को पार करके आखिरकार दिल्ली में एंट्री कैसे ले लेते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बन जाते हैं, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई अब बीजेपी सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से की जाएगी? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेशियों पर रोहिंग्याओं की बात करें तो वो भारत की सीमाओं के अंदर कैसे प्रवेश कर पाते हैं, एक ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इन कहते जो बॉर्डरों से पार कर कर जब तक नहीं आ सकते, जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और किस कारण से वो भारत के अंदर आ रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। मगर ऐसे कौन से रास्ते हैं जो चोरी छुपे के हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो यहाँ तक आ जाते हैं। मगर पूरे भारत की बात करें तो बॉर्डर में जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था होती है, मगर उसके बावजूद भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जब भारत के अंदर आ जाते हैं, फिर दिल्ली तक आ जाते हैं, तो उसको लेकर भी उनकी फिर नागरिकता कैसे दी जाती है, इन तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं जवाब जो है वो केंद्र सरकार को देना होगा। क्योंकि केंद्र सरकार बार बार कहती है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उनको वापसी भेजने की बात की जा रही है, उनको नागरिकता नहीं देने की बात की जाती है। और पिछली बार कुछ जानकारी ये भी मिल पाई थी कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए जाते थे, और उन वेबसाइटों के ऊपर कितनी कार्रवाई की गई है ये अभी तक पूरी तरीके से जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए जब संसद का जिक्र करते हैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप सांसद संजय सिंह संसद के अंदर बोल रहे थे रोहिंग्याओं को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, तो एक जो हीट टॉक कह सकते हैं वो संजय सिंह के बीच में और जेपी नड्डा के बीच में भी देखने को मिली थी। अब रेखा गुप्ता सरकार बन चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सरकार बनने से अगर अब तक की बात की जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या नीति रेखा गुप्ता सरकार की रहेगी, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, तो और अब दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बन चुकी है। रेखा गुप्ता जो है वो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा अब कहीं ना कहीं जो अभियान पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था, उस अभियान को कहीं ना कहीं और ज्यादा रफ्तार जो है वो देने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर रेखा गुप्ता के द्वारा अभी तक इस मामले के अंदर कोई बड़ी कदम जो है वो नहीं उठाए गए, ना कि उनको हटाने की प्रक्रिया की बात करें। क्योंकि जब बांग्लादेशी यहाँ तक दिल्ली तक आते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स असली है या फिर फर्जी है, उस पर भी जांच होनी चाहिए थी। और लगातार कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्कूलों के अंदर एडमिशन जो है वो दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास नागरिकता किस प्रकार से पहुंची, उनके लिए रास्ते कैसे बनाए गए, दिल्ली तक कैसे आए, और इस तरीके के सवाल, तमाम सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं अब नई सरकार को देने होंगे। मगर नई सरकार के ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी पहले जब सत्ता के अंदर थी तब कहीं ना कहीं भाजपा जो है इन्हीं आरोपों को लेकर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाती थी। और अब आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर यानी नई सरकार के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपनाई गई है। उस समय कहीं ना कहीं उनको हटाने की बात की गई थी और आज उनको फिर नागरिकता देने की बात की जा रही है। और दूसरा, उनके बच्चों के एडमिशन को लेकर भी अब विवाद जो है वो छिड़ता नजर आ रहा है, और इसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उठाएगी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं नई सरकार या फिर कहे रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर हमला जो है वो लगातार देखने को मिल सकता है। मगर अब रेखा गुप्ता की इसको लेकर किसने कदम उठा पाएगी ये जरूर देख रहे होगा। मगर अभी तक लगभग महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है नई सरकार को बने हुए, मगर अभी तक जिस तरीके की जानकारी आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जा रही है कि 10 बच्चों को एडमिशन मिला है करावल नगर के अंदर, तो नई सरकार के द्वारा क्या वाकई में ही जांच करनी चाहिए थी कि करावल नगर के स्कूलों के अंदर क्या वाकई में ही कोई 10 बच्चों के एडमिशन किए गए, या फिर और पूरी दिल्ली के अंदर किस तरह के कदम है। अभी तक रेखा गुप्ता के द्वारा इस तरीके की कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। और उनके आने वाली रणनीति किस तरीके की होगी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं होता नजर आ रहा है। जी
राजू, देखिए, जब आम आदमी पार्टी विधायक ने इतना बड़ा आरोप लगाया है और करावल के जो 10 स्कूल उन्होंने बताए हैं, क्या कोई उनके तरफ से जानकारी दी गई है? 10 स्कूल कौन से हैं? क्या कुछ विद्यार्थियों के नाम उनके सामने रखे गए हैं? क्योंकि सवाल ये भी है, जब आप स्कूल के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, अपना आधार कार्ड आपको दिखाना होता है, जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कौन सी क्लास में वो एडमिशन ले रहे हैं, कौन सी क्लास है जिसके अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ये प्राइवेट स्कूल है या फिर सरकारी स्कूल है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, मगर यहाँ पर जब सरकार के द्वारा आदेश दिए गए थे कि बांग्लादेशी और जी। रोहिंग्याओं को यहाँ से हटाया जाएगा, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा कदम जरूर उठना चाहिए था। मगर अब जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि 10 बच्चों को करावल नगर के अंदर स्कूल के अंदर एडमिशन दिया गया है, तो क्या वाकई में ही ये एक ही स्कूल के अंदर एडमिशन 10 बच्चों को दिया गया है, या फिर पहली क्लास के लिए कहीं ना कहीं एडमिशन दिया गया है, या उनके पास डॉक्यूमेंट जो थे वो स्कूल प्रशासन ने वाकई में ही चेक किए थे, नहीं किए थे? और जिस तरीके की जो आरोप जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा खुद अनिल झा के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी या फिर कहे इसकी जो सूचना होनी चाहिए थी वो दिल्ली पुलिस जी। में भी देनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं जांच जो है वो करती नजर आ रही थी। लगातार घर घर जाकर चेकिंग की जाती थी, इलाके इलाके जाके, कि वाकई में ही बांग्लादेशी कहां पर रह रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। मगर अनिल झा की तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी शिकायत जो है वो नहीं की गई। और दूसरा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है, कि वाकई में ही दोहरी नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि स्कूलों की बात करें तो अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन हुआ है या जी। प्राइवेट स्कूलों के अंदर हुआ है। मगर दोनों सरकार जब नियम बनाती है तो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सब पर वो नियम जो है वो लागू होता है। तो इससे साफ जाहिर है, क्या मिली भगत से स्कूलों के अंदर इस तरीके के एडमिशन जो है वो किए जा रहे हैं, या फिर कैसे स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी कि बांग्लादेशियों को उनको उनके द्वारा एडमिशन दिया गया है, नहीं दिया गया है? और किस तरीके से विधायक के द्वारा खुद जिसकी जानकारी दी जा रही है, तो विधायक जो है वो दिल्ली पुलिस में गए थे, नहीं गए थे? क्या इसकी जानकारी जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर नहीं रखी गई? इस तरीके के तमाम सवालों का जवाब जो है वो मिलना बाकी है अभी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। पहली बार अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। इस भव्य खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 2:30 बजे करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित 35वीं वाहिनी पीएसी के शहीद चंद्रशेखर आजाद क्रीड़ा संकुल में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलेगी। इसका आयोजन यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में किया जा रहा है। पूरे देश में पुलिस विभागों की टीमें इसमें भाग लेंगी, जो न सिर्फ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी, बल्कि पुलिस बल की फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना का भी परिचय देंगी। यह आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस की खेल संस्कृति, आयोजकीय क्षमता का प्रतीक बनेगा। साथ ही लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 अप्रैल यानी कि आज से इसका आगाज होगा और 11 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। जो इसका उद्घाटन खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे के करीब करेंगे। कार्यक्रम का जो आयोजन होगा वो 35वीं वाहिनी पीएसी के शहीद चंद्रशेखर पुलिस क्रीड़ा संकुल में किया जाएगा और इसका आयोजन यूपी पुलिस कंट्रोल बोर्ड, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में किया जा रहा है। और इस आयोजन के अंदर देश भर के तमाम पुलिस की टीमें इसके अंदर शिरकत करेंगी, जो इसके दौरान पुलिस का अनुशासन, पुलिस कर्मियों की फिटनेस और खेल कौशल को प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक इस फर्स्ट टाइम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ के अंदर किया जाएगा। आज से इसका आगाज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के करीब इसका शुभारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद चंद्रशेखर आजाद क्रीड़ा संकुल में किया जा रहा है।
और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान भी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए पहली बार अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल जो प्रतियोगिता है, क्लस्टर प्रतियोगिता, उसका लखनऊ के अंदर ये भव्य आयोजन आज से किया जाएगा। उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। क्या कुछ जानकारी है? क्या पूरे देश के सभी राज्यों की टीमें इसमें शिरकत करने वाली है? और अभी तक क्या कुछ इसकी जो तैयारी है वो किस तरह से की गई है? देखिए हमेशा पुलिस को का एक तरह का बड़ा आयोजन है और जाहिर सी बात है कि देश के जवानों को इसमें आगे ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए खिलाड़ी के तौर पर जो खिलाड़ी हैं हैंडबॉल के, उनको कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से सरकार प्रयास कर रही है। पुलिस विभाग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है और ये कहा जाता है कि ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन किया जाएगा और ये क्लस्टर 7 अप्रैल से कहीं ना कहीं शुरू होगा और साफ तौर पर कहा जाता है 11 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऑल इंडिया पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। उसको लेकर ऑल इंडिया पुलिस द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और जिसका शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये यूपी पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें प्रथम बार अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 कहीं न कहीं कराने का काम किया जा रहा है। आज लखनऊ के महानगर स्थित 35 वाहिनी पीएससी का बना हुआ है, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें शहीद चंद्रशेखर क्रीडा स्थल है, वहां पर उसके अंदर परिसर के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये पूरी प्रतियोगिता होगी और ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रतियोगिता होगी। और साफ ही कह सकता है कि पुलिस के जो जवान हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से गए हैं, जो स्पोर्ट्स में अपना प्रतिभाग करना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें भर्ती की जाएगी और साफ तौर पर उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको नेशनल लेवल तक कहीं ना कहीं पुलिस कंट्रोल बोर्ड आगे ले जाने का काम किया। ये मैच जो जीतेगा उसको कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी को आगे ले जाने का काम किया जाए, तो एक अच्छी पहल है। और उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी है, चाहे पीएससी जवान हो, चाहे स्थानीय पुलिस के जवान हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे एसएसबी के जवान हो, उन सबको कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रही है और ये कह सकते हैं कि पहली बार हो रहा है और साफ तौर पर पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं, पीएससी जवान है, वो इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए हम कई बार जिक्र करते हैं, रेलवे के अंदर स्पोर्ट्स कोटे का जिक्र करते हैं, पुलिस के अंदर स्पोर्ट्स कोटे का जिक्र करते हैं, लेकिन जब बाकी विभागों की बात करते हैं तो वहां के खिलाड़ियों के नाम भी हम सुनते हैं। और जब चूंकि फर्स्ट टाइम पुलिस के लिए ऐसी कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वो भी लखनऊ के अंदर, तो देखिए इससे न केवल कौशल का, डिसिप्लिन का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बल्कि जब 2 राज्यों की टीमें आपस में खेलेंगी, जब 2 राज्यों की टीमें आपस में बातचीत करेंगी, पुलिस की टीमें, तो उनके अंदर एक सामंजस्य भी बैठेगा, बैलेंस भी आएगा और एक दूसरे के काम करने के, एक दूसरे की रीति नीति से भी वाकिफ होंगे। देखिए समन्वय तो जाहिर से स्थापित है कि जब 2 राज्यों के स्पोर्ट्स खिलाड़ी या कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी आपस में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि समन्वय बढ़ेगा। जो रुचि है उसको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर आगे ले जाया जाएगा। खिलाड़ियों को उनको प्रोत्साहित करने का काम सरकार करेगी। बड़ा इनाम भी सरकार रखती है और जाहिर सी बात है कि पुलिस कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, तो पुलिस विभाग अपने जो जवान हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी एक बड़ा सा प्रयास कर रही है, उनको आगे ले जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कई आईएएस अधिकारी हैं जो स्पोर्ट्स के माध्यम से नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक गए, तो वहीं पुलिस के चाहे वो सेना के जवान हो, वो भी स्पोर्ट्स में काफी आगे ले जाने का, तो एक बड़ी अच्छी पहल है। और इस पहल के माध्यम से जो जवान है उनको एक रुचि, जो जिस चीज में रुचि रखते हैं, उनके माध्यम से उनको आगे ले जाने का काम किया गया है। और शायद यही वजह है कि जब चुस्त दुरुस्त जवानों की चिन्हित किया जाएगा, हैंडबॉल में उन प्रतियोगिता जीतेगी, तो उनकी चिन्हित आगे भी उनको किसी विभाग में रखा जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उनको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उनको एक अच्छी सुरक्षा एजेंसी में भी चिन्हित किया जाता है। तरह से पीएससी से कई सुरक्षा एजेंसियां पीएससी के जवानों को लेते हैं, उसमें चाहे एनएसजी हो, चाहे अलग अलग सुरक्षा की टुकड़ियां, उनको भी लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक रास्ता भी है चुस्त दुरुस्त जो खिलाड़ी होंगे उनको चुनने के लिए, और जो वीवीआईपी है हमारे, सुरक्षा में भी इनको चिन्हित करके आगे ले जाने का काम किया जाता है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के जवानों को आगे ले जाने का काम सरकार भी कर रही है। जितेंद्र, बार बार सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस टीम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहा है? चूंकि आज से इसका आगाज हो जाएगा, तो पहला जो मुकाबला होगा वो कौन सी पुलिस टीमों के बीच में होगा? देखिए काफी महत्वपूर्ण है ये, और जाहिर सी बात है कि अखिल भारतीय
स्पोर्ट्स माध्यम के से इसमें टीमों का भी फिलहाल नाम का कहा जाता है कि तो अभी नाम की घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि तरह से कहा जाता है कि इसमें लगभग 6 से 9 कांस्टेबल महिला और पुरुष दोनों कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे। में बात की जाए 353 महिलाएं कुल मिला के कह सकते हैं कि 131 मैच हैंडबॉल 61 कांस्टेबल इसमें सहयोग करेंगे और साफ तौर पे इनको कहीं ना कहीं चिन्हित करके आगे ले जाने का काम, कि इसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, उन सभी को हैंडबॉल में पूरी तरह से शिरकत करने का मौका मिलेगा। जो चिन्हित किए गए हैं वो इस मैच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। जितेंद्र, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो है उनका भी चयन किया गया है, तो पुरुष की जो प्रतियोगिताएं होंगी वो अलग होंगी या फिर पुरुष महिला की जो प्रतियोगिताएं है वो कंबाइन होंगी? देखिए, दोनों महिला और पुरुष का दोनों हालांकि अलग अलग होगा। वो जो कहीं ना कहीं दोनों को चिन्हित किया जाएगा। उसमें कहीं ना कहीं जो हैंडबॉल की प्रतियोगिता होगी उसमें पुरुष की टीम होगी वो अलग होगी, महिलाओं की जो टीम होगी वो अलग होगी, और दोनों ही कहीं ना कहीं मैचेस चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि दोनों मैचों के माध्यम से ही उनको जो जीतेगा उसको उनको कहीं ना कहीं प्रथम लेवल पर जो जीतेगा उनको आगे ले जाने का पूरा काम किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया। राज्य सरकार ने फैसला किया कि 1 जून 2025 से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम के सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस संबंध में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अब लोगों को कांच की बोतलें या नए वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सरकार ने यह तारीख 1 जून इसीलिए तय की है ताकि बाजार में पहले से मौजूद प्लास्टिक की बोतलों के स्टॉक को खत्म किया जा सके, व्यवसायियों को कोई आर्थिक नुकसान न हो। सरकार का उद्देश्य केवल रोक लगाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। इसी कड़ी में अब राज्य के सभी प्रमुख सरकारी विभाग जैसे कि पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का। टीना जी, देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक बड़ी पहल 1 जून से जो 500 मिलीलीटर की जो बोतलें हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। जागरूक करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर कदम विभाग की ओर से उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ नियम यहाँ पर अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी फिर? बिल्कुल, देखिए, पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है और इसमें बताया है कि जो 500 मिलीलीटर की कम की सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की बोतल है उन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध अब लगाया जाएगा। और 1 जून की समय सीमा इसीलिए तय की गई है ताकि बाजार में जो पहले से मौजूद स्टॉक है उसको खत्म किया जा सके और व्यवसायियों को यहाँ पे नुकसान ना हो। आपको बताएं कि इसमें जो प्रमुख जो विभाग है वो इसमें हेल्प करेंगे, वो जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, गतिविधियां हैं विभागों की होती है और वहाँ पे जो है पानी के लिए ऐसी बॉटल्स का जो है वो यूज किया जाता है लोगों को देने के लिए। और देखने में यही आता है कि ये जो बॉटल्स है बहुत ज्यादा यूज में होती हैं, लेकिन उसके बाद जब पानी यूज हो जाता है ये प्लास्टिक की खपत इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उपयोग के बाद इनको इधर उधर फेंक दिया जाता है और इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। और ये जो बॉटल्स इनकी रिसाइकलिंग भी बहुत कठिन होती है जिससे प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। तो ऐसे में विभाग ने अब ये फैसला लिया है कि जो सभी सरकारी समारोह है, पर्यटन विकास निगम के निजी होटल्स हैं, निजी होटल हैं, विवाह समारोह हो गए, अन्य सामाजिक आयोजन, इन सभी स्थानों पर जो है ऐसी बोतलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। और कोई अगर उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा 1 जून के बाद तो ऐसी स्थिति में विभाग जो है उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। आपको बताएं फातिमा कि पहले भी हिमाचल में पिछली सरकार में भी एक ये नोटिस निकाला गया था और ये कहा गया था कि जो भी आयोजन होते हैं, जो भी समारोह होते हैं, जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, वहां पे इस तरह की बॉटल्स का जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में देखने में आया कि धीरे धीरे वो
सारा प्रचलन जो है वापस वो प्रचलन में आ गई थी। तो अब देखने वाली ये बात है, क्योंकि अब पर्यावरण विभाग ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी है और सख्ती से इस पर अमल के लिए कहा है, और सारे विभागों को इसमें ये कहा है कि वो सब जो विभाग है वो संगठित रूप से जो है पर्यावरण विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ जो है मिलकर काम करेंगे और लोगों के बीच जो है जागरूकता भी फैलाएंगे। इनमें पर्यटन विभाग है, शिक्षा विभाग है, शहरी विकास विभाग है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यहाँ पे जो है सार्वजनिक स्थान में जो प्लास्टिक की छोटी पानी की बोतल है, इनको रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी ये चलाएंगे और गतिविधियां भी चलाएंगे, क्योंकि इन्हीं जो विभाग है, इन्हीं विभागों के सबसे ज्यादा समारोह भी होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, विभागों के अपने इंटरनल कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे में वहां पे सबसे ज्यादा जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स है वो देखने में आता था कि इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो ऐसे में इन्हीं विभागों को साफ किया गया है और अब ये 1 जून की समय सीमा इसमें तय की गई है और 1 जून के बाद अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई यहाँ पे विभाग अमल में लाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर लगातार बैठक की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जिस तरह से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही है। इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता रही है वहाँ हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, सबसे पहले जानकारी दीजिएगा कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंची है? तमाम विभागों की ओर से क्या कुछ खास, क्या कुछ स्पेशल इस बार किया गया है?
बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो 30 अप्रैल से जो है प्रदेश के अंदर चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो है लगातार तैयारी की जा रही है और चार धाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इस बार जो है उसको लेकर सचिवालय के अंदर लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए भी जो है पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो चार धाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और अधिकारियों की तमाम वो फीडबैक भी ले रहे हैं ताकि प्रदेश में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। और इस बार अगर मान के चले तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिक श्रद्धालुओं ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके मद्देनजर मान के चल सकते हैं कि प्रदेश सरकार भी जो है अपनी पूरी जो तैयारी है वो पुख्ता कर रही है। जी अमीषा। अभिनव, जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? लगभग अगर बात करें अमीषा, इस बार जो है लगभग 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर हो रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं के अंदर भी कहीं ना कहीं जो है उत्साह बना हुआ है क्योंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध यात्रा है और चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड की लाइफलाइन है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा में हर साल आना चाहते हैं, तो इसी की वजह है कि इस बार जो है 9 लाख के पार जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं इस बार जो है प्रदेश सरकार वहां पर देने वाली है और ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है ये इस बार जो है पिछले वर्ष का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जी निशा। अभिनव, बिल्कुल देखिए, तैयारियां तो तमाम विभागों की ओर से की जा रही है। रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपने जानकारी दी लगभग 9 लाख के करीब लोगों ने अब तक करा चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, जो बीकेटीसी है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में हर एक चीज को, हर एक व्यवस्था को देखती है, प्रसाद से लेकर हर एक चीज को, पूजा पाठ को देखती है, उसके अध्यक्ष की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है और इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है तो बद्रीनाथ केदार के अंदर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से चलेंगी, उनको उनकी जो देखरेख है वो किस तरीके से होगी। अगर बात करें अमीषा तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के भी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं जो विजय प्रसाद थपलियाल है और अगर बात करें तो बीकेटीसी के जो है अध्यक्ष को ढूंढने की पूरी प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी क्योंकि सरकार भी इस पर जो है लगातार काम कर रही है। और अगर बात करें तो यह पद जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है रिक्त पड़ा है और जिस तरह से अब चार धाम यात्रा करीब आ रही है तो उसी को लेकर सरकार ने भी जो है अब अपने पेच कस लिए हैं। कहीं ना कहीं जो है बीकेटीसी अध्यक्ष भी जो है जल्द ही चार धाम यात्रा को मिलने वाला है। जी अमीषा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिल्कापल्ली के जंगल से 5 लाख रुपए के हार्डकोर इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली की पहचान बाढ़ से जोगा के रूप में हुई। वह प्लाटून नंबर 9 का पीपीसीएम सदस्य है, साथ ही उस पर कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे के लिए डेडलाइन दे दी है। इसके बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्चिंग तेज कर दी। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल के जवान बांसकुड़ा एरिया में सर्चिंग कर रहे थे। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि हार्डकोर नक्सली इलाके में मौजूद है। रणनीति बनाकर हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। वहीं सुरक्षा बल की कोबरा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम ने अरेस्ट करने की रणनीति बनाई थी। इसके तहत जवानों ने जोगा को बालगुड़ा के जंगलों से गिरफ्तार किया। 36 साल की उम्र का नक्सली काफी लंबे समय से नक्सली संगठनों से जुड़ा हुआ है। जोगा पोलमपल्ली के ओड सापारा का रहने वाला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 19,500 स्कूलों में 12,000 स्कूल ऐसे बन गए हैं जहां पर विद्यार्थियों को सभी बेसिक सुविधाएं मिल रही है। राज्य के किसी भी स्कूल में स्टूडेंट्स जमीन पर नहीं बैठते हैं। वहीं राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में वाईफाई यानी कि इंटरनेट की सुविधा से लैस है। यह दावा राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि आज पंजाब के सभी विधायक और मंत्री अपने एरिया के स्कूलों में हुए कामों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस शहीद भगत सिंह नगर का शुभारंभ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। वे 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उससे पहले उन्हें बताना होगा कि स्कूल में क्या सुधार किया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी प्राइवेट स्कूलों से कोई दुश्मनी नहीं, शिक्षा को धंधा बनाना गलत है।
तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के और मंत्री आज स्कूलों के अंदर हुए कार्यों का शुभारंभ आज करने वाले हैं। 19,000 स्कूलों में से 12,000 स्कूल ऐसे बनाए गए हैं जहां पर स्टूडेंट्स के लिए सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, बेसिक सुविधाओं को वहां पर डेवलप किया गया है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो स्कूल में स्टूडेंट्स को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा, उनके लिए प्रॉपर डेस्क चेयर का इंतजाम स्कूलों के अंदर किया गया है। टॉयलेट की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था यहां पर हर एक सरकारी स्कूल के अंदर की गई है। वही 17,000 सरकारी स्कूलों में वाईफाई यानी कि इंटरनेट की सुविधा को भी यहां पर डेवलप किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आज जितनी भी बेसिक सुविधाओं को डेवलप स्कूल के अंदर किया गया है उन सभी का आज मंत्रियों की ओर से, विधायकों की ओर से और खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उनका शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस शहीद भगत सिंह नगर का शुभारंभ करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए कर लेते हैं हमारे संवाददाता अमित सेठी का। अमित, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कि आज कितने स्कूलों में जो बेसिक सुविधाओं को डेवलप किया गया है, जो कार्य किए गए उनका शुभारंभ किया जाएगा, कितने मंत्रियों की ओर से, और जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है वो कितने बजे शुभारंभ करने वाले हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की जाए, जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार जो स्कूल सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसमें जो है कार्य किया जा रहा है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है आज सभी जिलों में जितने भी स्कूल जो एमिनेंस के तहत जो स्कूल बनाए गए हैं उनमें जो है आज जो है उसका शुभारंभ जो है किया जाएगा। अगर मोहाली की बात करें तो मोहाली के फेज 11 में भी जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत एक स्कूल बनाया गया है। वहां पर 10, साढ़े 10, 11 बजे का जो है कार्यक्रम बताया जा रहा है और बिल्कुल पूरे पंजाब के अंदर जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है आज उद्घाटन किए जाएंगे। अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर ही बिल्कुल उनको बनाया गया है। कई जगहों पर अगर लुधियाना की बात करें तो वहाँ पे स्विमिंग पूल भी जो है देखने को मिला। बच्चों के लिए जो है अच्छी अंदर सुविधाएं दी हुई हैं, वाईफाई की जो है सुविधा बिल्कुल दी हुई है। तो बिल्कुल स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है बिल्कुल आज जो है उद्घाटन होगा और कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर ही जो है अपना सरकारी स्कूल जो है बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जी अमित, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पंजाब सरकार की ओर से सिख क्रांति से नाम दिया गया है, जो कि लगभग 7 से 8 दिनों तक इसको चलाया जाएगा। और एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो तमाम सुविधाएं हम देखते हैं वो अब जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है, जो सरकारी जो स्टेट के स्कूल है, अब उनके अंदर भी उसी तरीके की तमाम सुविधाएं अब स्टूडेंट्स को दी जा रही है। और आज से इस चीज की शुरुआत की जाएगी। और संख्या की अगर बात करें तो आप खुद सोचिए 17,000 स्कूलों के अंदर ये तमाम सुविधाएं दी जा रही है। जी बिल्कुल, स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल की तरह ही उसमें जो है सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अक्सर पहले देखने को मिलता था कि जो सरकारी स्कूल थे उनमें जो है बच्चे जमीन पर बैठते थे, तो अब जो है बिल्कुल तो वहां पर जो है बेंचेस जो है देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, हाईटेक जो है अंदर जो है सुविधाएं जो है बिल्कुल देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो एजुकेशन सेक्टर पे जो है काफी ध्यान दिया जा रहा है। चाहे अध्यापकों की बात करें, जिस तरह से विदेश के अंदर जो है उन्हें जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तो बिल्कुल सूबे में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और की बात करें तो उनका भी सपना है कि पंजाब को जो है रंगला पंजाब बनाना है, जिसके चलते लगातार जो है बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे नशे की बात करें, नशे मुक्त पंजाब बनाने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है लगातार जो है पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हमें देखिए, जब स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं, चूंकि लगातार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, हर दिन बेसिक सुविधाएं डेवलप की जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल, जो कि आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस का निर्माण किया जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों के अगर टीचर्स की बात करें और सरकारी स्कूलों के टीचर्स की बात करें तो वहां पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? और दूसरा, जब लगातार इतनी बड़ी संख्या में स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है तो फिर टीचर्स की भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी। तो टीचर्स की अब भर्ती के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं अब यहाँ पर पंजाब सरकार की ओर से की जाएंगी? बिल्कुल, अगर स्कूल और एमिनेंस की बात करें तो जरूर जिस तरह प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूल जिस तरह से देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो टीचर्स हैं उन्हें विदेश के अंदर जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। साथ ही अगर नियुक्ति पत्र जिस तरह से भारी मात्रा में अभी बीते दिनों भी जो है बांटे गए हैं, तो बिल्कुल टीचर्स की भी भर्ती जो है लगातार जो है बिल्कुल की जा रही है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस के तहत जो है स्कूल को जो है और
और सुविधाएं जो है बिल्कुल दी जा रही हैं, साथ ही टीचर्स की भर्ती की जा रही है। तो बिल्कुल पंजाब सरकार जो है लगातार जो है बिल्कुल प्रयास कर रही है और लगातार जो है पंजाब के हित के लिए जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। हमें देखिए, जब सरकारी स्कूलों के अंदर लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज होता है तो जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है डाल देते हैं, सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनका एडमिशन करा देते हैं। ऐसे में सरकार एक कोशिश तो ये करी है कि जो सरकारी स्कूल है, जो स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम से अब जाने जाएंगे, उनमें उस तरीके की सुविधाएं दी जाए। लेकिन दूसरा, अब प्राइवेट स्कूल जो मनमर्जी करते थे, लगातार हर साल जो फीस के अंदर बढ़ोतरी करते थे, अब उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश पंजाब सरकार और खासकर शिक्षा विभाग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जरूर शिक्षा विभाग की तरफ से, हरदोल सिंह बैंस की तरफ से की गई थी। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं जो मनमानी अक्सर करते दिखाई देते हैं, चाहे बात की जाए जिस तरह से फीस जो है वो बढ़ा दी जाती है, ड्रेसेज जो है कई जगह से जो है सामने इस तरह की बातें आई थी कि ड्रेसेज भी चेंज की गई। साफ तौर पे जो है पेरेंट्स को भी कहा गया था कि आप डीसी को जो है शिकायत दे सकते हैं और साथ ही बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जो है शिक्षा की तरफ भी जो है पंजाब सरकार जो है ध्यान दे रही है। नियुक्ति पत्रों की जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि जो कमी अक्सर देखने को मिलती थी कि टीचर्स की कमी थी, उनको लेके भी जो है पूरा किया जा रहा है। टीचर्स की भर्तियां भी लगातार की जा रही हैं और स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करें तो आज 10:30-11 बजे के आसपास जो है शुभारंभ हो जाएगा और वाईफाई वहां पर जो है देखने को मिलेंगे और अनुबंध जो है वहां पर स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल लगातार जब से सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार जो है पंजाब के हित के लिए जो है, पंजाबियत के लिए जो है लगातार जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान जो है कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अमित, राज्य के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए लगातार भगवंत मान की सरकार प्रयास यहां पर कर रही है और जिस तरीके से सिख क्रांति के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की अब कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है और सियासी गलियारों में हलचलें लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर है। यह दौरा न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। आज राहुल गांधी सबसे पहले बेगूसराय पहुंचेंगे, इसके बाद पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी बिहार कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे, जहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा, रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन राबड़ी देवी आवास पहुंचा और तेजस्वी यादव से मुलाकात की ताकि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। हालांकि आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रत्यक्ष मुलाकात को लेकर अब भी संशय बरकरार है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं राहुल गांधी के बिहार आगमन पर एनडीए के नेता तंज कसने से भी पीछे नहीं हट रहे। एक और जहां कांग्रेस इसे जन समर्थन और संगठन की मजबूती का संकेत मान रही है, वहीं विपक्ष इसे घोषणाओं की राजनीति करार दे रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम बड़े नेता इस वक्त विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र भी यहां पर देंगे। किस तरीके से तैयारियों में जुटना है, कौन से मुद्दे अब की बार प्रमुखता से उठाए जाए, उसको लेकर भी यहां पर राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उनसे तमाम फीडबैक लेंगे। और बिहार में चुनावी रण के बाद ये राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। स्वागत करेंगे पूरी तरह। बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। राहुल गांधी को बता देना चाहते हैं कि जो संविधान का अपमान करता है, जिसके डीएनए में संविधान का अपमान करने का वातावरण बना है, संविधान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, ये लोकतंत्र की धरती है। खुला बहस कर लें। संविधान की अगर जो सम्मान की बात करते हैं तो पहले तो आप अपने विदेशी मानसिकता तो संविधान सुरक्षा में सदन में बोले क्यों नहीं। 3 तलाक ये वक्फ पर तो काफी चर्चा हुई, अपने खामोश रहे, बहन दिखाई नहीं पड़ी।
तो संविधान तो रोज बोलते हैं, हमने संविधान का ही प्रावधान का कोट किया, ये पूरा वक्फ बिल संवैधानिक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का। सुरजीत जी, जानकारी दीजिएगा, आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर, क्या कुछ उनके कार्यक्रम आज दिन भर में रहने वाले हैं? सुरजीत जी, आपको आवाज आ रही है? तो सुरजीत जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात, एक तरीके से कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिलेंगे और किस तरीके से चुनावी मैदान में अब जमकर प्रचार करना है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन नजरें तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक पर भी रहेगी, क्योंकि आज राहुल गांधी क्या तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, राबड़ी देवी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। तो अब क्या आज राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि लगातार यहां पर विपक्षी लगातार जो एनडीए है उसकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार अनबन इंडिया ब्लॉक के अंदर चल रही है। तो ऐसे में क्या आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं? और बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तीसरा दौरा आज राहुल गांधी का है। इससे पहले 2 दौरे बिहार के ऑलरेडी वो कर चुके हैं और आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये तीसरा दौरा है। आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और विधानसभा चुनाव के अंदर कौन सी रणनीति के तहत कौन से मुद्दे उठाने हैं उसको लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। वहीं कल एक कांग्रेस की डेलीगेशन ने राबड़ी देवी, तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का। सुरजीत जी, आज राहुल गांधी का बिहार दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके दिन भर रहने वाले हैं? जी अमिशा, बिल्कुल आज जो है राहुल गांधी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और सबसे पहले वो बिहार दौरे पे बेगूसराय जाने वाले हैं और बेगूसराय में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी पुनः पटना आएंगे और पटना के बापू सभागार में एक जगजीवन राम जयंती का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी फिर सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। सदाकत आश्रम में बिहार के जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं और बिहार के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अकेले में मुलाकात करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। जी अमिशा। सुरजीत जी, देखिए इससे पहले भी 2 बार बिहार दौरे पर राहुल गांधी आ चुके हैं, उनका ये तीसरा दौरा है। इससे पहले जब वो बिहार दौरे पर आए थे तो देखा था जिस होटल में तेजस्वी यादव रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, उसी होटल में गए। लेकिन एक वो मुलाकात हम नहीं कह सकते कि वो वाली मुलाकात हुई, लेकिन आज जब आएगी तो सबकी नजरें इस पर भी रहेंगी, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे? विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या सीटों को लेकर कोई चर्चा की जाएगी, सीटों को लेकर कोई बातचीत होगी? जी अमिशा, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी के आने के पहले कल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राबड़ी आवास में जाके तेजस्वी यादव से मुलाकात करता है और उसके बाद जो है सीटों पे तालमेल और खास करके जो कहा जाए महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके बावजूद भी जब आरजेडी का प्रतिनिधि मंडल तेजस्वी यादव से मुलाकात करके आता है और उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है कि क्या आज जो है तेजस्वी की राहुल से मुलाकात होगी, इस सवाल पे वो चुप्पी साध लेते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी जो है कहीं न कहीं से तेजस्वी और राहुल की मुलाकात की बात नहीं बनी है और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन कायम हो और उस गठबंधन में कांग्रेस को एक उचित सम्मानजनक सीट मिले, इसके लिए राहुल गांधी लगातार प्रयासरत हैं। और क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और उसका परिणाम बहुत ही बुरा हुआ था। तो कांग्रेस यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी कारण जो है राहुल लगातार जो बिहार आ रहे हैं और उन अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के उनमें जोश भरे और दूसरी तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में बना रहे और महागठबंधन में उनको उचित सम्मान मिले। जी सुरजीत जी, देखिए इससे पहले भी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बिहार के प्रतिनिधियों से, बिहार के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। राहुल गांधी भी इससे पहले बिहार के नेताओं से कई बार बातचीत कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी को देखें, हालांकि बिहार के अंदर कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उसने भी अपना समर्थन आरजेडी को दे दिया। और जब आज इस राहुल गांधी के इस बिहार दौरे की बातचीत करते हैं तो बीजेपी की ओर से और खासकर जो डेप्यूटी सीएम है सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी का बिहार आना एनडीए के लिए ज्यादा फायदेमंद है।
जी अमित शाह, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे जो बीजेपी के बड़े नेता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल कहा भी था कि राहुल गांधी जहां जहां जितना जाते हैं वहां वहां महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की काफी बुरी तरीके से हार होती है और हमारी प्रचंड जीत होती है। तो हम राहुल गांधी का स्वागत करते हैं और हम बार बार कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी लगातार बिहार आए और हमारी जो है प्रचंड जीत यहाँ पे हो, क्योंकि एनडीए ने यहाँ पे टारगेट रखा है कि 2025 में 225 सीट यहाँ जीतना है। तो अगर राहुल गांधी हमेशा देखना होगा कि बिहार दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, लेकिन क्या तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी तमाम जानकारी के लिए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तामुलपुर में आयोजित ऑल बाथो महासभा के 32वें वार्षिक अधिवेशन के खुले सत्र में शिरकत की। इस अवसर पर बाथो धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो समेत कई प्रमुख नेता गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मौके पर बाथो धर्म को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बताते हुए इसकी समृद्ध परंपराओं का सम्मान किया। उन्होंने पारंपरिक बाथो अनुष्ठानों में भाग लेकर समुदाय के साथ अपनी एकजुटता भी दर्शाई। इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बाथो समुदाय के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुदान की घोषणा की। इसके साथ ही 3 नए बाथो थानसालिस मंदिर के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। ये मंदिर गोरेश्वर, चिरांग, घोरामारा में बनाए जाएंगे। हर एक स्थान को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम भर में मौजूद 100 मौजूदा बाथो थानासालिस के लिए भी 5 लाख रुपए प्रति मंदिर के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे इन धार्मिक जगहों के संरक्षण संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चंदन हीरा का। चंदन, मुख्यमंत्री ने ओल बाथो महासभा के अंदर शिरकत तो की, लेकिन ओल बाथो महासभा के लिए धार्मिक अनुयायियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की है। जी देखिए अमित, मैं बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तामुलपुर में जो आयोजित हुआ है ऑल बाथो महासभा के 32वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और इस कार्यक्रम में बाथो धर्म के अनुयायियों के साथ साथ कई प्रमुख नेता भी एकत्रित हुए थे। और इस कार्यक्रम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के जो बीटीआर के कार्यकारी सदस्य है प्रमोद बोरो और बाथो महासभा के अन्य प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे, जिसमें बाथो समुदाय के समेत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाया गया है। और सभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाथो धर्म के महत्व के बारे में बात की है और इस दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक बताया है। और उन्होंने देखा जाता है कि प्रमोद बोरो और समुदाय के सदस्यों के साथ बाथो के पारंपरिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया है और धर्म की प्राचीन प्रथा और परंपराओं को सम्मान किया है। और देखा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने से उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई घोषणाएं की है। एक बड़ी घोषणा उसमें से है मुख्यमंत्री बाथो समुदाय के लिए 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुदान की घोषणा की है और 3 नए बाथो थानसालिस मंदिर के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और देखा जा रहा है कि नए मंदिर गोरेश्वर, चिरांग, घोरामारा, तेजपुर में जो स्थापित किए जाएंगे और जिनमें से प्रत्येक स्थानों के लिए 5 करोड़ रुपए की आवंटित भी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने असम भर में 100 मौजूदा बाथो थानसालिस के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान भी घोषणा की है और जिसके उद्देश्य बाथो धार्मिक संस्था को संरक्षण और संवर्धन समर्थन करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।